तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 जून। हम लोगों ने सुपर जो डेली हमारा इकोनॉमी का करंट अफेयर्स होता है उसको हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने मॉर्निंग में उसका वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी आज एक और टॉपिक में दिन में पढ़ रहा था तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वो है दोस्तों रेमिटेंस के बारे में। अब रेमिटेंस क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है देश के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसका डेटा पता चलता है, उस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्ल्ड बैंक आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, गरीबी को दूर करने के लिए काम करता है। इंडिया में भी जैसे कई जैसे पानी के क्षेत्र में गरीबी दूर करने के लिए, रोड बनाने के लिए ये लोन देता है। तो ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली एक रिपोर्ट जारी करता है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। माइग्रेशन या रिपोर्ट का नाम आप रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई जो ये रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये करके रिपोर्ट जारी करता है। पिछले बार नवंबर में जारी करती है, अभी लेटेस्ट में जून 2023 में जारी करी थी। जून 2023 में जारी करी थी। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2022 में जो हमारे यहाँ कितना था, 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया था। आप सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है कि 111 बिलियन डॉलर। ये 2021 की तुलना में लगभग 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ थी। लेकिन इस बार दोस्तों 2022 से जो 2023 चल रहा है, इसमें केवल 0.2% की ग्रोथ होगी। मतलब इस साल की तुलना में अगले साल केवल 0.2% की ग्रोथ होगी रेमिटेंस में। तो ऐसा क्यों है? और अभी तक मैंने इतनी राम कहानी बताया रेमिटेंस की, तो आप लोग में से कई अभी तो ये नहीं समझते होंगे रेमिटेंस क्या होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, ये है हमारा भारत मान। क्या है? इंडिया द ग्रेट। मान तो है सही, सोने की चिड़िया थी एक जमाने में। तो भारत देश है, मान है। तो यहां से कई लोग, जैसे मिडिल ईस्ट के देश हैं, मध्य पूर्व खाड़ी देश है, कौन कौन सा हो सकता है? सऊदी अरेबिया हो सकता है, यहां पे लोग काम करने जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जैसे दुबई वगैरह, इनमें काम करने जाते हैं। कुवैत हो सकता है, ऐसे कई सारे खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं। जनरली कौन जाता है? जैसे केरला से नर्सेज जाती है यहाँ पर, और कई सारे लेबर क्लास के लोग कई सारे मजदूरी करने, कोई ड्राइवरी करने, ये सब यहाँ पर जाते हैं। कुछ लोग यूएसए में जाते हैं, कैलिफोर्निया में, इनमें आईटी सेक्टर में। पर यहाँ पर क्या होता है, स्किल्ड लोग जाते हैं। भाई देखो, इसमें कोई श्रम करने वाली बात नहीं, साफ साफ बात है। जैसा अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में कोई इंडिया से आदमी जा रहा है तो वो लोग बहुत क्वालिटी वाले आदमी को बुलाते हैं। वहाँ पर केवल जो हाईली स्किल्ड है, जैसे आई वगैरह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वही लोग जा सकते हैं। लेकिन खाड़ी देशों में जनरली मजदूर, नर्स वगैरह जाती है। तो इन देश ये यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पर काम करके केवल पैसा पूरा उड़ा नहीं देता, ये अपने देश में पैसा भेजते हैं। क्या करते हैं? अपने देश में, इंडिया में पैसा भेजते हैं। तो ये जो पैसा भेजते हैं दोस्तों, इसी को टेक्निकल कहते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस का सिंपल मतलब है कि जब इंडियन लोग बाहर जॉब करते हैं और अपने घर में पैसा भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। अब ये पैसा डॉलर में भेजेंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ ब्रिटेन में तो, अमेरिका में तो सैलरी रुपए में मिलेगी नहीं, डॉलर में मिलेंगी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे देश में डॉलर की वृद्धि होती है, डॉलर की इंक्रीज होती है, देश में डॉलर का मात्रा बढ़ोतरी होती है। यहां तक बात आप समझ गए तो मैं आगे बताऊं। तो रेमिटेंस क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। कहां कहां से आता है? जनरली डेवलप कंट्री जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनसे आता है। कुछ जो मिडिल ईस्ट में स्पेशली लेबर क्लास के लोग जाते हैं, वो लोग अपने घर पर पैसा भेजते हैं। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है? तो मैंने कल ही पढ़ाया था कि भारत में विदेशों से जो पैसा आता जाता है, डॉलर आ भी रहा है, जा भी रहा है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मैंने बताया था दो अकाउंट थे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हमारा फोकस करंट अकाउंट पे है। करंट अकाउंट में दो अकाउंट थे। ट्रेड अकाउंट जो दिखता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वस्तुओं का। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। फिर इस करंट अकाउंट का दूसरा पार्ट था एक इनविजिबल, जो दिखता नहीं है, वस्तुएं नहीं जा रही लेकिन पैसा आ रहा जा रहा है। जैसे कि सर्विस सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं, तो उसमें कोई वस्तु तो नहीं बेच रहे लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो ही रहा है। इसके बाद एक इनकम था, इसमें प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह आए थे। एक ट्रांसफर पेमेंट था जिसमें मैंने बताया था सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है? रेमिटेंस होता है। तो हमारे यहाँ पर रेमिटेंस में बहुत बड़ी मात्रा में पैसे आ रहे हैं। इंडियन काफी ज्यादा मात्रा में मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि पूरी दुनिया में रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। मतलब सबसे ज्यादा इंडियन फॉरेन में कमा के पैसा भेजते हैं। बहुत कम चीजों में भारत नंबर 1 पे है, जनसंख्या को छोड़ के। लेकिन क्या है, इस मामले में हम नंबर 1 पे हैं। पूरी दुनिया में इंडियन लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और इंडिया में पैसे भेजते हैं। तो
ये ट्रांसफर में यहाँ पर रेमिटेंस के तरफ पैसा आता है। अब भारत में मैंने बताया था कि भारत में क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। यहाँ पे नेगेटिव डेफिसिट में होता है, मतलब हमारे यहाँ से डॉलर जा रहा है। तो अब ये डॉलर जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सर्विस में पॉजिटिव होता है। ऐसे ही रेमिटेंस में बड़ी मात्रा में हमारे पास पैसा आता है। जैसे 2022 में 111 बिलियन डॉलर यहाँ पर आए, तो ये ट्रेड डेफिसिट में जो नेगेटिव होगा इससे इसको भरपाई करने का मौका मिलेगा। अगर ये रेमिटेंस में हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो ये ट्रेड जो डेफिसिट चल रहा है इससे पैसा जाएगा, डॉलर निकल गया, और एक दिन हमारा क्या होगा, जो फॉरेक्स था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। इसलिए रेमिटेंस में हमारे पास बड़े मात्रा में पैसा आना आवश्यक है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मजबूत रहे और उसमें कोई संकट पैदा ना हो, जैसे श्रीलंका की तरह। नहीं तो श्रीलंका की तरह हम भी क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रेमिटेंस का इंपॉर्टेंस है। रेमिटेंस में हमको काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन जो करेंसी होती है, डॉलर वगैरह, वो मिलते हैं, जो जिससे हम और कोई चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप न्यूज़ देख सकते हो कि इस साल क्या हो रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि 2022 में तो कितना था, 111 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2023 में ये मात्र 0.2% की इंक्रीज होगी, जो कि थोड़ी सी इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। क्या बात है, चिंताजनक बात है। ऐसा रीजन क्या है, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि रिपोर्ट देख सकते हैं आप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जारी करता है, इसका मैंने जो फ्रंट पेज का फोटोकॉपी लिया, नाम देख सकते हैं, रेमिटेंसेज रिमेन रेजिलेंट बट आर स्लोइंग, ये इसकी थीम है। और रिपोर्ट का नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38 नंबर का एडिशन है, जून 2023 में। ये इसमें आप आराम से देख सकते हैं, इसके बाद न्यूज़ देख सकते हैं। इसके बाद हम हमारी स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बताया रेमिटेंस क्या होता है। तो रेमिटेंस सिंपल है, इसमें कोई ऐसी डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडियन लोग जो बाहर कमाते हैं वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। जितना ज़्यादा पैसा भेजेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, रेमिटेंस का आना अच्छी बात मानी जाती है। इंपोर्टेंस क्या है मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव योगदान देता है, मतलब देश में डॉलर का योगदान बढ़ाता है। अब ये वर्ल्ड बैंक हर साल क्या करता है, इस रेमिटेंस के लिए रिपोर्ट जारी करता है। मैंने रिपोर्ट का नाम बता दिया, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश इंडिया बना हुआ है। कौन बना हुआ है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। सेकंड नंबर पर दोस्तों मैक्सिको का नंबर आता है, और थर्ड नंबर पे चाइना का नंबर आता है। तो एक बार इस रैंक को ध्यान रखेंगे हम, इंडिया नंबर 1 है, ये तो ध्यान रखना है। साथ में मैक्सिको का नंबर 2 है, चाइना थर्ड पे है। टॉप 3 कंट्रीज का हमको ध्यान रखना है। अब ये तो बात ठीक है कि भाई सबसे ज़्यादा जो है ना रेमिटेंस पूरी दुनिया में इंडिया प्राप्त करता है, लेकिन कहाँ से प्राप्त करता है भाई। ये इंडियन तो यूएसए में भी जॉब करते हैं, मिडिल ईस्ट में भी जॉब करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो दोस्तों एक ज़माने में हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा मिडिल ईस्ट से आता था, लेकिन अब ये स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट हो गया। अब आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आते हैं ना वो मिडिल ईस्ट या खाड़ी देशों से नहीं आ गया, अमेरिका से आते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्किल्ड लोग हैं ना, IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में वृद्धि हो रही कंपेयर टू ये लेबर क्लास के लोगों में, जो लेबर जॉब करके पैसा बेचते हैं या मैनुअल काम करते हैं। तो ये तो होता है बेसिकली यूएसए में जो जॉब कर रहा है वो हाई स्किल्ड होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जॉब करते हैं वो लो स्किल्ड होते हैं, सामान्य ड्राइवर इनका काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह का काम करते हैं। तो धीरे धीरे जो भारत में रेमिटेंस आ रहा है उसमें जो ये हाई स्किल्ड जॉब वाले हैं ना, अमेरिका जैसे देशों से, वहाँ से आने वाले पैसे में वृद्धि हो रही है और मिडिल ईस्ट से आने वाले पैसों में कमी हो रही है। तो अभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस पैसा वो अमेरिका में जो इंडियन काम करते हैं वो भेज रहे हैं। सेकंड नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात UAE, जिसका एक पार्ट दुबई भी होता है, यहाँ से हमको पैसा आता है। तो हमको टॉप के 2 याद रखना है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में कहाँ से आते हैं। तो ये देख सकते हैं हम यूएसए UAE स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है। जो लो स्किल्ड लेबर था ना मिडिल ईस्ट में, वहाँ से पैसा कम हो रहा है, और जो हाई स्किल्ड क्वालिटी चाहिए अमेरिका जैसे देशों से, वहाँ से आने वाले पैसे में वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों जो ये रिपोर्ट कहती है जून 2023 में, ये कहती है कि भाई 2022-21 में कुछ पैसा आया रेमिटेंस में, उसकी तुलना में 2022 में लगभग 111 बिलियन डॉलर आया। मैं जानबूझ के 2021 का डेटा नहीं बता रहा, हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये लगभग 24% के आसपास ग्रोथ हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन 2022 से अब 2023 में केवल 0.2% कितना सा होता है, 4-5% तो महंगाई होती है, तो महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो मात्र 0.2% ग्रोथ हो रही है, जो इंडिया के लिए चिंताजनक है। अब इसका रीजन इसमें रिपोर्ट में बताएं। उसका एक तो रीजन है कि सबसे पहले तो जैसे कि OECD कंट्री होते हैं। OECD कंट्री का मतलब होता है दुनिया के जितने भी अमीर देश हैं ना, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे देशों को OECD कंट्री कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये ओईसीडी कंट्री होते हैं बेसिकली, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है, डेवलप कंट्री होती है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट ए ओईसीडी कंट्री। लिस्ट में लगभग 38 देश शामिल हैं। तो ये रिपोर्ट ये कहते हैं कि इन ओईसीडी कंट्री में स्लो डाउन चल रहा है। पूरी दुनिया में आज की डेट में मंदी चल रही है, जो जीडीपी में ग्रोथ रेट हो रही है वो कम हो रही है। जब इन देशों में मंदी है, स्पेशली ये बोल रहा है रिपोर्ट कि अमेरिका में जो हाई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आईटी सेक्टर, अमेरिका के आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, मंदी हो रही है, वहाँ डिमांड कम हो रही है, लोगों की प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो बताओ, जो अगर वहाँ कोई कंपनी में समझ करो माइक्रोसॉफ्ट में मंदी चल रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इंडिया से रोजगार के लिए कोई बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इंडियन एम्प्लॉय को कम हायर करेंगे। अभी आजकल तो आप लोग सुन रहे होंगे कि कोई भी अधिकांश कंपनियां हायर नहीं कर रही, कोई भर्ती नहीं कर रही, और क्या कर रही है, फायर कर रही है। हायर एंड फायर, फायर मतलब नौकरी से निकाल देना। तो अभी कई सारी कंपनियों ने, अगर आपने पढ़ा होगा, तो कंपनियां क्या कर रही है, नौकरी से निकाल रही। क्यों? उनके यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मंदी चल रही, स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन का मतलब होता है प्रोडक्शन का कम होना। जब प्रोडक्शन कम होगा तो वो नए एम्प्लॉय को भर्ती क्यों करेगी, बल्कि पुराने को निकाल देगी। तो यहाँ अमेरिका में मंदी चल रही है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। तो जो इंडिया के आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको भर्ती क्यों करेंगे? वो साथ में भर्ती तो करना दूर की बात है, पुराने जो लग रहे हैं जॉब में, उनको भी क्या कर देंगे, फायर कर देंगे। तो इसलिए इनके पास जब नया रोजगार नहीं होगा, तो ये भारत को पैसा कैसे भेजेंगे, भारत में रेमिटेंस कैसे भेजेंगे? तो यहाँ से जो रेमिटेंस में आता है उसमें कमी आएगी। एक दूसरा कहता है कि मिडल ईस्ट में क्या था, जो मिडल ईस्ट में आप सबको पता है 2022 में रशिया यूक्रेन वार हुआ था। ये रशिया यूक्रेन वार के कारण 2022 में जो पेट्रोल क्रूड ऑयल की कच्चे तेल था ना, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आप लोगों को पता हो तो कच्चे जो क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $140 तक पहुंच गई थी, $140 पर बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन अब वर्तमान टाइम में ये लगभग 70-80 के आसपास चल रही है, 70-80 बैरल पर डॉलर चल रही है। तो इनके रेट में कमी आएगी। अब सपोज करो जब क्रूड ऑयल प्राइसेस वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहां पर क्या करेंगे, वो देश प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और देशों के पास पैसा भी आएगा। पैसा आएगा तो नए लोगों को रोजगार देंगे वो। लेकिन अब इनके पास क्या हो रहा है, ये कच्चे तेल की कीमतें कम होगी, तो इनका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा वहाँ मिडिल ईस्ट की कंपनियों का, तो वो इंडियन जो लेबर क्लास है, लेबर है, उनको क्यों वहां पर काम पर रखेंगे? तो नहीं रखेंगे। तो यही दो रीजन में बता रहा है कि पहला तो भाई जो ओईसीडी कंट्री में स्लो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, तो इससे क्या होगा, इसलिए यूएस में आईटी वर्कर में जो की डिमांड कम होगी। यूएस में क्या चाहिए, आईटी वर्कर की डिमांड नहीं है, नहीं तो इंडियन लोगों को ये रोजगार नहीं देंगे, और जो पुराने लग रहे हैं उनको हटा देंगे। तो वो क्या करेगा, वो पैसा नहीं भेज पाएगा रेमिटेंस में। साथ में कह रहा है कि लोअर डिमांड फॉर माइग्रेट इन द गल्फ एरिया, जो खाड़ी देश है, सऊदी अरब है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर क्या इंडियन जो इंडियन माइग्रेंट है ना, जो इंडियन कर्मचारियों की डिमांड कम हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कच्चे तेल के भाव कम हो गए, जिससे उनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर उनके देश में प्रॉफिट कम होगा तो वो लोगों को रोजगार क्यों देंगे? तो इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, इसलिए ओवरऑल 2023 में जो भारत में रेमिटेंस में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, मात्र 0.2% की ग्रोथ होगी। तो दोस्तों ये आज की जो न्यूज थी ये मैंने आपको बता दी। आज का मुद्दा यही समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज पेपर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।